जय हिंद दोस्तों, आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, बिना समय को व्यर्थ किए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा पहला बिंदु है महात्मा गांधी। दरअसल 1915 में भारत आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी का आपको एक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं उसको आपको ओवरव्यू दे देते हैं। फिर हम शुरू करेंगे चंपारण सत्याग्रह और अंत करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के भारत छोड़ने तक। तो पहला बिंदु है हमारा महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म जो हुआ था 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को, आपको याद है 2 अक्टूबर को होता है। और गुजरात के पोरबंदर नामक जगह पर इनका जन्म होता है। तो ये तो बेसिक सी जानकारी थी जो कई बार वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और आप देखते हैं 1892-93 में जब महात्मा गांधी 1892-93 में दादा अब्दुल्ला एक भारतीय थे जो जिनकी एक फर्म थी, एक कंपनी थी अफ्रीका में। उसका कुछ मुकदमा था। उसके मुकदमे के सिलसिले में ये पैरवी करने के लिए दादा अब्दुल्ला की ओर से अफ्रीका गए हुए थे। तो दोस्तों 1892-93 में महात्मा गांधी को रंग भेद का अनुभव होता है। तब उनको आभास होता है कि भारतीय किस पीड़ा में जी रहे हैं, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है उनको उसका आभास होता है। और वहां पर जब वो महात्मा गांधी पहुंचते हैं तो आप देखेंगे इसी क्रम में आप देखेंगे महात्मा गांधी जी ने वहां पर एक जो नॉन इंग्लिश कैंडिडेट थे, मतलब भारतीय लोग थे, उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन की प्रणाली रखी हुई थी जिसमें भारतीयों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था जिसको हमेशा अपने साथ रखना होता था। तो महात्मा गांधी जी इस भेदभाव को दूर करने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया। और फाइनली आप देखेंगे इसी क्रम में 1894 में नटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा अफ्रीका में की जाती है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, नटॉल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां पर की थी गांधी जी ने? तो अफ्रीका में की थी। कब की थी? 1894 में की थी। तो ये बात आपको नोट करनी है। अगला पॉइंट है इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत करते हैं। इन पत्रिकाओं के माध्यम से वह अंग्रेजों को आईना दिखाने का काम करते हैं। और इसके पहले जो संपादक थे, ये बहुत बार पीसीएस, यूपी पीसीएस में तो खासकर पूछा ही गया है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाई जाती थी उसके पहले संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल हीरालाल, इनका पूरा नाम था मनसुख लाल हीरालाल। ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अगला पॉइंट है 1914 ईस्वी में। दोस्तों जब महात्मा गांधी जी रंगभेद के खिलाफ काफी ज्यादा जोरदार प्रदर्शन करते हैं और अपने सत्याग्रह को वहां पर उनका प्रथम जो सफल सत्याग्रह हो जाता है वो 1914 ईस्वी में रंग लेकर आता है उनका सत्याग्रह। और फाइनली वो अंग्रेज जो थे वो रंगभेद का जो कानून था उसको कैंसिल करना पड़ा, उसको वापस लेना पड़ा। यही माना जाता है महात्मा गांधी का सबसे पहले जो सत्याग्रह सफल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में। इसी का प्रयोग करने वह भारत आए थे। दोस्तों एक प्रश्न और महत्वपूर्ण गांधी जी से पूछा जाता है। 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पत्रिका की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। इसी में उन्होंने ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या बोला था। ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या किस पत्रिका में बोला? स्वराज पत्रिका में बोला था। एक आप देखेंगे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को आप देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ जाते हैं। भारत आने के क्रम में वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और इनके जो विचार थे इससे महात्मा गांधी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु बोला जाता है। तो ये बात भी आप याद रखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आप देखेंगे जब महात्मा गांधी भारत आते हैं तब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से लेके 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी 1915 में भारत आते हैं। तभी महात्मा गांधी भारतीयों से अपील करते हैं कि अंग्रेजों की सहायता करें। इसी वजह से महात्मा गांधी को अंग्रेजों के सैनिक पूर्ति करने वाला सार्जेंट बोला गया महात्मा गांधी को। तो एक इतने पॉइंट्स जो हैं महात्मा गांधी से, इतने पॉइंट्स दोस्तों आपको महात्मा गांधी से याद रखना है। अब आइए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह से अपनी यात्रा। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के भारत में पहले सत्याग्रह से। इस पॉइंट को नोट कीजिए। महात्मा गांधी का प्रथम भारत में सत्याग्रह कौन सा था? वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये कई बार पूछा गया है दोस्तों।
भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा जो शुरू किया गया वो चंपारण सत्याग्रह था। आइए इसकी कुछ घटनाक्रम देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ था। तो आपको बता दें ये नील बागान मालिकों के विरोध में था। दरअसल क्या हुआ है दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह में होता यह है कि यूरोपियन बागान मालिक जो थे भारतीय किसानों से 3/20 भाग भूमि पर उनको मजबूर करते थे कि वह नील की खेती करें, क्योंकि यूरोप में जो कलर किसी भी चीज को, कपड़े की रंगाई और भी बाकी चीजों की रंगाई के लिए नील की खेती काफी महत्वपूर्ण थी और उसकी डिमांड ज्यादा थी। तो यूरोपियन बाग मालिकों को ज्यादा प्रॉफिट होता था, इसलिए वे भारतीय किसानों को मजबूर करते थे 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करने के लिए। फिर होता यह है कि 19वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में जो नील वगैरह थी, जो कलर थे, वो रासायनिक पद्धति के माध्यम से बनाए जाने लगे, उनका विकास हो गया। तो भारत में जो नील की सप्लाई थी वो ठप हो जाती है। जब नील की सप्लाई ठप हो जाती है तो यूरोपियन बागान मालिक जो थे उन्होंने नील की खेती बंद कर दी और जो किसान थे उन पर मनमाने तरीके से कर वसूलने लगे, मनमानी दर पर कर वसूलने लगे। इस बात की जब जानकारी जो वहां के चंपारण के एक मुख्य व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उन्होंने महात्मा गांधी को दी और महात्मा गांधी वहां पर चंपारण में जाते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सत्याग्रह करते हैं। जो अंग्रेज थे उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया और उसकी जांच के लिए एक समिति का निर्माण किया। उस समिति के सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया और फाइनली ये डिसीजन लिया गया, नील बागान मालिकों ने जो अतिरिक्त ऋण नील बागान मालिकों के द्वारा किसानों पर थोपे गए थे उनको कैंसिल कर दिया गया और तिनकटिया प्रणाली से उनको मुक्त कर दिया गया। तो इस वजह से चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह बन जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इन महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को देते हैं, गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। प्रथम जो चंपारण सत्याग्रह था सक्सेसफुल हो जाता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि इसी चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के परिणाम स्वरूप देते हैं। तो दोस्तों ये था चंपारण सत्याग्रह की कहानी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं महात्मा गांधी का अगला सत्याग्रह। दूसरा सत्याग्रह जो होता है महात्मा गांधी का, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन होता है। ये 1918 ईस्वी में होता है। इसमें आप एक बात याद रखिए, ये प्रथम भूख हड़ताल थी जो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। प्रथम भूख हड़ताल कौन सी थी? अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था। दरअसल इस आंदोलन का कारण क्या था उस पर प्रकाश डालते हैं। कारण था जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर यह मामला चला आ रहा था। मिल मालिक कह रहे थे कि वो मजदूरों को केवल 20% प्लेग बोनस देंगे, जबकि उनकी मांग थी कि 50% प्लेग बोनस उन्हें मिलना चाहिए। तो महात्मा गांधी वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं और इसकी पूरी बारीकी से छानबीन करने के बाद महात्मा गांधी कहते हैं 50% नहीं तो मिल मालिक जो मिल के मजदूर हैं उनको 35% प्लेग बोनस मिलना चाहिए, जबकि अंग्रेज इस बात पर मिल के मालिक जो थे वो 20% बोनस देने पे अड़े हुए थे। तो इसी क्रम में महात्मा गांधी भूख हड़ताल कर देते हैं। भूख हड़ताल उनकी सफल होती है और अंग्रेज इस मामले में भी हस्तक्षेप करते हैं और इस मामले में हस्तक्षेप करने के बाद महात्मा गांधी मिल के मजदूरों को 35% बोनस दिलाने में सफल हो जाते हैं। तो ये दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मजदूरों का भूख हड़ताल, इसमें प्रथम बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो ये दूसरा सफल सत्याग्रह महात्मा गांधी का था। दोस्तों अब आइए शुरू करते हैं महात्मा गांधी का तीसरा सत्याग्रह। तीसरे सत्याग्रह जो उनका था वो खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत 1918 में की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। दरअसल इसमें मामला ये था, जो खेड़ा के किसान थे, खेड़ा के किसान अकाल पड़ने की वजह से उनकी सारी की सारी फसल नष्ट हो चुकी थी, फिर भी अंग्रेजों के द्वारा मालगुजारी अर्थात उनसे कर वसूले जा रहे थे। तो महात्मा गांधी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है, उसने इस पूरे मामले की तहकीकात की, मतलब पूरे मामले की गहनता से जांच की और जांच करने के बाद महात्मा गांधी और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ने यह पाया कि किसानों की मांग जायज है। फिर महात्मा गांधी यहां पर भी सत्याग्रह करने के लिए पहुंच जाते हैं। सत्याग्रह
उनका ये सफल होता है। अंग्रेज इस बात का निर्णय ले लेते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि मालगुजारी केवल उन्हीं से वसूल की जाएगी जो देने की स्थिति में, बाकी से मालगुजारी वसूल नहीं की जाएगी। और महात्मा गांधी इस खेड़ा के सत्याग्रह को यहीं समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों ये था महात्मा गांधी का तीसरा सफल सत्याग्रह। तो कई बार यूपी पीसीएस और कई दूसरे पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जाता है। आपको दे दिया जाएगा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण, फिर अहमदाबाद आंदोलन, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल वाला आंदोलन दे दिया जाएगा, और फिर दे दिया जाएगा खेड़ा, और बोला जाएगा इनको सीक्वेंस में लगाइए कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो याद रखिए चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में होता है, फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल का आंदोलन जो होता है ये भी 1918 में होता है, फिर सबसे लास्ट में होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही होता है। तो ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिए, चंपारण, अहमदाबाद मिल, फिर लास्ट में होता है खेड़ा। और हमने सबको आपको कारण बताया। चंपारण जो आंदोलन होता है वो तिनकटिया प्रणाली और तकावी ऋण के विरोध में होता है। अहमदाबाद मिल आंदोलन जो प्लेग बोनस था उसके विरोध में होता है। वहीं खेड़ा का सत्याग्रह जो था मालगुजारी फसल के नष्ट होने के बावजूद भी वसूली जा रही थी उसके विरोध में होता है। तो तीनों का आपको डिफरेंस याद रखना है। और महात्मा गांधी ने इन तीनों को सफल रूप से अंग्रेजों के खिलाफ चलाकर सफलतापूर्वक अपनी विजय हासिल की। और इसी वजह से महात्मा गांधी का सत्याग्रह अर्थात सत्य से आग्रह करने का विचार और दृढ़ होता चला गया। तो आइए अब शुरुआत करते हैं रौलट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड की। दोस्तों आइए अब शुरुआत करते हैं रौलट एक्ट की। रौलट एक्ट में सबसे पहले हम जानते हैं रौलट एक्ट पारित क्यों किया गया। जब दरअसल भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उनके दमन के लिए यह रौलट एक्ट पारित किया गया था। इस रौलट एक्ट में बेसिकली था क्या? रौलट एक्ट में था कि जो मजिस्ट्रेट था वो किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में अनिश्चित काल तक डाल सकता था। ये इसका मेन कंक्लूजन था। रौलट एक्ट में ये मुख्य बिंदु था, मजिस्ट्रेट किसी को भी संदेह के आधार पर अनिश्चित काल तक के लिए जेल में डाल सकता था। इसी को काले कानून की संज्ञा भी दी गई है और इसी को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। दरअसल आइए देखते हैं इसके गठन के लिए कौन सी समिति बनी थी। ये कई बार पूछा जाता है। 1917 में सिडनी रौलट ये इस समिति का अध्यक्ष था। सिडनी रौलट, इसकी अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी, ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, सेडिशन कमेटी का गठन रौलट एक्ट को पारित करने के लिए किया गया था। सेडिशन कमेटी, इसी की उपज है ये रौलट एक्ट। फिर बाद में क्या होता है, इसका पूरा नाम था द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। इसे रौलट एक्ट के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की, जिसे सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने यहां भी सत्याग्रह की शुरुआत की और फाइनली महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों इसी रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने होम रूल लीग मूवमेंट जो चला रहे थे, उधर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी, इनसे भी सहायता ली। और इसी रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो याद रखिए कौन सी सभा थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना रौलट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे रौलट एक्ट से संबंधित। अब आइए पढ़ते हैं जलियांवाला हत्याकांड। दोस्तों जो रौलट एक्ट पारित होता है उसके विरोध में जब भारत में एक सत्याग्रह चल रहा होता है, उसी समय क्या होता है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में, अमृतसर में ये बाग स्थित था, जलियांवाला बाग ये अमृतसर में है, वहां पर भारतीय जनता वैसाखी का दिन था, उस दिन एकत्रित थी। तो जो जनरल डायर था, जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना समझा। उसने समझा कि भारत के लोग उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसने निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात कर दी। इसी के परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग वहां पर मारे गए और हजारों की संख्या में वहां पर घायल हो गए। इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वहीं आप देखेंगे महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया और सर शंकर नायर जो थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। तो ये 3 बिंदु काफी महत्वपूर्ण है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन लोगों ने किया था।
और दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसने जो जनरल डायर था, जनरल डायर को क्लीन चिट दे दी जाती है और उसे भारत से इंग्लैंड वापस भेज दिया जाता है। आज की वीडियो में आधुनिक भारत में हम सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। इसमें हम खिलाफत आंदोलन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन के साथ महात्मा गांधी के द्वारा मिलकर शुरुआत की गई थी। फिर इसके बाद चौरी चौरा कांड देखेंगे। चौरी चौरा कांड में उग्र भीड़ के द्वारा एक थाने में आग लगा दी जाती है, जिसमें 21 सिपाही जल जाते हैं। ये वाला हत्याकांड जो होता है, ये अग्निकांड के बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये पूरा घटनाक्रम देखेंगे। फिर आगे इसी क्रम में हम स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। फिर गांधी दास पैक्ट, जो चित्तरंजन दास थे उनके साथ महात्मा गांधी समझौता कर लेते हैं। दरअसल स्वराज पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती थी और असेंबली में पहुंच के अंग्रेजों का विरोध करना चाहती थी, वहीं महात्मा गांधी इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते थे। तो इन दोनों के बीच जो एक समझौता होता है वो पढ़ेंगे हम, 1924 में होता है। फिर हम 3 षड्यंत्र देखेंगे, जो षड्यंत्रों का काल था, जिसमें पेशावर षड्यंत्र किया गया था 1922-23 अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा। कानपुर षड्यंत्र केस किया गया था 1924 में। वहीं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण षड्यंत्र है, मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। फिर इसी क्रम में हम क्रांतिकारियों का देखेंगे। एक संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो बाद में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसमें सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है। काकोरी ट्रेन एक्शन जो है, इसको देखेंगे, काकोरी ट्रेन कांड को देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन में जितने महत्वपूर्ण बिंदु आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे? दरअसल क्या हुआ, जो तुर्की का सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान को पूरे विश्व समुदाय के मुसलमान जो थे अपना क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। जो तुर्की का सुल्तान था उसको खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, सेवर्स की संधि की गई और तुर्की का विभाजन कर दिया गया। तुर्की के विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो तुर्की के सुल्तान का पद था, जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता था, उसको हटा दिया जाता है। इसी के विरोध में पूरे विश्व समुदाय में आप देखेंगे जितने भी मुस्लिम थे वो इसका घोर विरोध करते हैं। उसी क्रम में भारत में क्या होता है, जो 1919 में अली बंधु थे, जिसमें मुख्य थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये याद रखिए अली बंधुओं को, मोहम्मद अली, शौकत अली, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और मौलाना आजाद हजरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है और इस खिलाफत कमेटी की प्रथम बैठक जो होती है नवंबर 1919 में होती है और इसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी जी को। इसकी अध्यक्षता दी जाती है एम के गांधी को। इसके बाद में जून 1920 में जब खिलाफत कमेटी इस बात का निर्णय ले लेती है कि ये एक सुनहरा अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता को आगे बढ़ाने का, तो महात्मा गांधी इस सुनहरे अवसर का सदुपयोग करते हैं और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जून 1920 ईस्वी में कर देते हैं। फिर यहीं से क्या होता है, आप देखेंगे ये आंदोलन 1924 में तब खत्म होता है जाके। खिलाफत आंदोलन आगे चलता रहा 1924 तक। 1924 में खिलाफत आंदोलन तब समाप्त हो जाता है जब तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में जो सरकार का गठन होता है, वो सरकार इसको जो खलीफा का पद था उसको खत्म कर देती है। तब जाकर खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं खिलाफत आंदोलन से। तुर्की के सुल्तान का पद खलीफा के नाम से जानते थे और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब सेवर्स की संधि की जाती है तो तुर्की को विभाजित कर दिया जाता है। तुर्की के विभाजन के फलस्वरूप सुल्तान, जो तुर्की का सुल्तान का पद था जिसे खलीफा के नाम से जानते थे, उसको खत्म कर दिया जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व समुदाय में मुसलमान विद्रोह कर देते हैं। उसी क्रम में भारत में ये अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनके नेतृत्व में मौलाना आजाद, हजरत मोहानी और अजमल खान, ये लोग मिलकर खिलाफत कमेटी का गठन करते हैं। इसका प्रथम अधिवेशन होता है खिलाफत कमेटी का, वो नवंबर 1919 में होता है, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी को दी जाती है। फिर इसके बाद जून 1920 में महात्मा गांधी और
हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर इसमें खोजते हैं और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार का गठन होता है, तब वह लीगली सुल्तान के पद को खत्म कर देती है, तब जाकर खिलाफत आंदोलन भारत में समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों अब आइए देखते हैं असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था, क्योंकि उधर खिलाफत आंदोलन भी शुरू हो चुका था, तो महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता का लाभ उठाया। और महात्मा गांधी ने आप देखेंगे दिसंबर 1920 में सबसे पहले जो नागपुर अधिवेशन होता है, नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। फिर इसमें मुख्य क्या क्या निर्णय लिए गए थे? सरकार को कर न देने का निर्णय लिया गया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और विदेशी वस्त्रों की जो इतनी दुकानें थी उन पर धरना दिया गया। ये सारे कार्य किए गए। इसी आंदोलन में अभी उत्तर प्रदेश का जो पैट एग्जाम था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने लंगोटी पहनना कब स्टार्ट किया। तो याद रखिए, इसी अधिवेशन में गांधी ने धोती कुर्ता त्याग दिया और लंगोटी पहनना शुरू कर दिया था और जीवन भर वह अर्धनग्न यहां से रहे थे। तो असहयोग आंदोलन के बाद में महात्मा गांधी जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने धोती कुर्ता को छोड़ दिया था और यहीं से उन्होंने लंगोटी धारण की थी। तो दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में कुछ सकारात्मक और नकारात्मक निर्णय लिए गए थे, उनको देखते हैं। जब दोस्तों असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, उसी समय आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक गोरखपुर जिला है, गोरखपुर जिले में एक जगह है चौरी चौरा। वहां पर असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे वो जुलूस निकाल रहे थे। उसी क्रम में अंग्रेजी सिपाहियों ने क्या किया, गोली चला दी। गोली चलाने के क्रम में जो गुस्साई भीड़ थी उसने थाने में घुसकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही जलकर मर जाते हैं। 21 सिपाही जब जलकर मर जाते हैं तो इस बात की जानकारी महात्मा गांधी को जब होती है, तो दोस्तों याद रखिए चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922। जब महात्मा गांधी को चौरी चौरा कांड के बारे में पता चलता है तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन को जब वापस लेते हैं तब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने महात्मा गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। फिर उसके बाद आप देखेंगे 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अहमदाबाद का जो सेशन कोर्ट था उसके द्वारा 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा सुनाई जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को 6 वर्ष की कारावास दिया गया था, लेकिन 5 फरवरी 1924 को एक लंबी बीमारी की वजह से महात्मा गांधी जी काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो इस वजह से उनको 5 फरवरी 1924 ईस्वी को छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी को आगे देखते हैं हमारे इसी क्रम में। 1923 ईस्वी में इसका गठन कब होता है, इसके पीछे की थोड़ी परिस्थितियां देख लेते हैं। दोस्तों जब 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त कर दिया जाता है, इसके पश्चात भारतीय जनमानस में एक निराशा छा गई और जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी एक समय के लिए काफी निराश और हताश हो चुके थे। इसी समय चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक योजना का निर्माण किया। उन्होंने इस योजना का निर्माण किया, वो योजना ये थी, उन्होंने कहा क्यों ना हम जो विधानसभा है, विधानसभा के चुनाव को लड़ें और विधानसभा में पहुंचकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया जाए। मतलब विधानसभा के अंदर पहुंचकर उनकी जितनी भी नीतियां हैं उनका विरोध किया जाए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके काफ़ी बड़े समर्थक रहे। तो जो गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1922 ईस्वी में, गया अधिवेशन में बहुमत के साथ ये विधानसभा के इलेक्शंस के माध्यम से विधानसभा में विरोध करने का जो प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा रखा गया, इसको अस्वीकार कर दिया गया गया अधिवेशन में 1922 में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास। आपको बता दें इसी के बाद चित्तरंजन दास ने इसकी अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया। उस पार्टी का नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ये नाम पूरा याद रखिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी इसका नाम था, जिसको स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। इसका गठन 1923 ईस्वी में किया जाता है और इसके गठन का श्रेय दिया जाता है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास को। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसका गठन किया। इसके अध्यक्ष जो थे
वो चितरंजन दास थे, जबकि महासचिव का पद मोतीलाल नेहरू को दिया गया। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिए। अध्यक्षता जो कर रहे थे इसकी चितरंजन दास, जबकि महासचिव का पद मोतीलाल नेहरू के हाथ में था। इसमें दोस्तों दो प्रकार के लोग हो गए थे। एक तो वो जो इस स्वराज पार्टी के मत से सहमत थे, उनको परिवर्तनवादी कहा गया। परिवर्तनवादी में जो नाम है उनको याद रखिए। परिवर्तनवादी में विट्ठल भाई, कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खान, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास थे। वहीं ऐसे व्यक्ति जो स्वराज पार्टी के मत से सहमत नहीं थे, वो परिवर्तन विरोधी कहलाए या अपरिवर्तनवादी कहलाए। उनमें सी राजगोपालाचारी और अगर आप देखेंगे अयंगर, मोहम्मद M.A. अंसारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे जो परिवर्तन विरोधी थे। तो दोस्तों आप एक बात और पॉइंट नोट कर लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। जो असेंबली में स्वराज पार्टी का समर्थन करने वाला ये शख्स जो था मोहम्मद अली जिन्ना जो था, इसने स्वराज पार्टी का असेंबली में समर्थन किया। ये पॉइंट आप नोट करके रखिए, क्योंकि कई बार सीटेट के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि असेंबली में स्वराज पार्टी का समर्थन किसके द्वारा किया गया, और उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भी होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा जिन्ना समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन वहां पर असेंबली में जिन्ना ने स्वराज पार्टी का समर्थन किया था। दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं स्वराज पार्टी से संबंधित महत्वपूर्ण और बिंदु। दोस्तों जो सितंबर 1923 ईस्वी में दिल्ली में स्वराज पार्टी को मान्यता दी गई, कांग्रेस का अधिवेशन होता है सितंबर 1923 में दिल्ली में होता है, जिसकी अध्यक्षता, ये विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा की जाती है, और स्वराज पार्टी को इस अधिवेशन में मान्यता दे दी जाती है और कांग्रेस विभाजन से बच जाती है। फाइनली क्या होता है, फिर कांग्रेस स्वराज पार्टी के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होती है, और 101 विधानमंडल की सीटों में से कांग्रेस को 42 सीटें मिलती हैं। दोस्तों ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। जो केंद्रीय विधानमंडल के इलेक्शन में कांग्रेस को 42 सीटें मिली, और आप देखेंगे फिर आगे चलकर जो 42 सीटें मिलने के बाद विधानमंडल में स्वराज पार्टी और कांग्रेस ने अंग्रेजों से कौन कौन सी अपनी मांगें मनवाने में सफल हुए। उसमें आप देखेंगे 1919 का जो अधिनियम था, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, 1919 का अधिनियम, उसके जांच हेतु कि उसकी जांच की जाए, एक मूडीमैन समिति का गठन करवाया। दूसरा पॉइंट, जो दमनात्मक कानून थे जो क्रांतिकारियों का दमन कर रहे थे, उनको खत्म करवा दिया गया। ये उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी। और जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, उसकी जितनी खामियां थी, कमियां थी, उनको उजागर किया केंद्रीय विधानमंडल में। फिर 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो थे, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर नियुक्त किया गया। ये जो थी स्वराजियों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना जाना, स्पीकर चुना जाना भी स्वराजियों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही, और ये कई बार पूछा गया है। और आप देखेंगे जून 1925 में जब चितरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, जून 1925 में, तब उसके एक साल बाद जब नवंबर 1926 में विधानमंडल के इलेक्शन फिर होते हैं, तब जो स्वराज पार्टी है, चितरंजन दास की मृत्यु के परिणाम स्वरूप वो इलेक्शन हार जाती है। फिर धीरे धीरे स्वराज पार्टी के पतन का क्रम लगभग जारी रहा, और जब 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, तब स्वराज पार्टी ने जो बची खुची सीटें थी विधानमंडल में, उनको भी वापस ले लेती है, और विधानमंडल से स्वराज पार्टी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस तरीके से 1930 में आके स्वराज पार्टी का अंत हो जाता है। जो इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में और समाप्ति हो जाती है 1930 ईस्वी में। तो दोस्तों ये स्वराज पार्टी से संबंधित पूरी जानकारी मैंने आपको दी। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं अगला पॉइंट। दोस्तों स्वराज पार्टी से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, कभी कभी पूछा जाता है गांधी दास पैक्ट कब हुआ। तो याद रखिए दास जो है, गांधी दास शब्द है चितरंजन दास के लिए। गांधी और दास पैक्ट जो हुआ 1924 में हुआ। हम आपको अभी बता चुके हैं कि स्वराज पार्टी ने क्या किया, सबसे पहले केंद्रीय विधानमंडल में इलेक्शन लड़के पहुंचने के लिए कांग्रेस राजी नहीं थी, लेकिन चितरंजन दास ने इसी से कांग्रेस से खिलाफत करके एक पार्टी का निर्माण किया जिसे स्वराज पार्टी कहते हैं। फिर बाद में महात्मा गांधी ने
महात्मा गांधी और चित्तरंजन दास के बीच एक समझौता होता है जिसमें वो एक संयुक्त वक्तव्य देते हैं। वो कहते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल में स्वराज पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और केंद्रीय विधानमंडल में पहुंचेगी। इसी पैक्ट को, इसी समझौते को गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये 1924 में गांधी जी और चित्तरंजन दास के मध्य होता है। दोस्तों अब आइए देखते हैं कि 1920 से 1930 के दशक के दौरान जितने भी राजनीतिक दलों का गठन हुआ उनका आपसे कई बार फाउंडर कौन था और उसकी गठन की सन क्या थी, ईस्वी क्या थी, वो पूछ लिया जाता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन, इसका गठन 1919 में होता है। और इसके गठनकर्ता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन 1919 में होता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है। दूसरा देखेंगे हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का गठन 1917 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार से किया जाता है। अगला है अकाली दल। अकाली दल 1925 ईस्वी में इसका गठन हुआ। दरअसल दोस्तों जो आनुवांशिक रूप से जो महंत चले आ रहे थे भ्रष्ट थे, और दोस्तों भ्रष्ट आनुवांशिक महंतों के विरोध में ये अकाली दल का गठन किया जाता है 1925 ईस्वी में। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में इसका गठन होता है। दरअसल दोस्तों जब कांग्रेस के झंडे के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो उसके विरोध में ये नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 ईस्वी में शुरुआत होती है। और बटलर समिति, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। बटलर समिति, दरअसल दोस्तों इसका जो अध्यक्ष था इस समिति का वो हरकोट बटलर था। 1927 ईस्वी में इसका गठन होता है बटलर समिति का। बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भारतीय देशी रियासतें थीं और भारत सरकार, उस समय अंग्रेज थे भारत सरकार में, तो इन दोनों के मध्य संबंधों की जांच करना और संबंधों को सुधारने का प्रयास करना इस बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों जो मेरठ षड्यंत्र केस था, मेरठ षड्यंत्र केस आप इसमें देखेंगे कि भारत सरकार जो उस समय अंग्रेजों की सरकार थी उसने देश भर से 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया। और 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने के क्रम में उनके ऊपर मेरठ षड्यंत्र केस चलाया और उसमें आरोप लगाया कि ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं भारत से, अंग्रेजों की हुकूमत है, अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं भारत से। ये आरोप लगाकर उनको मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया और वो केंद्रीय विधानमंडल में एक पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर आए जिसको कांग्रेस ने पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित नहीं होने दिया। दोस्तों मेरठ षड्यंत्र केस की चर्चा पूरे विश्व भर में हुई थी और यहाँ तक कि अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए और H.G. वेल्स हो गए, हेरोल्ड, इन सब लोगों ने मेरठ षड्यंत्र केस में जो अभियुक्त बनाए गए थे उनके पक्ष में कई सारी टिप्पणियां की थी और उनको उनके प्रति सहानुभूति जताई थी। तो दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, वह कौन सा षड्यंत्र केस था जिसकी चर्चा पूरे विश्व भर में हुई और जिस पर अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स और हेरोल्ड ने सहानुभूति पूर्वक टिप्पणियां की थी। तो ये था मेरठ षड्यंत्र केस। तो दोस्तों ये हमने देखा पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस और मेरठ षड्यंत्र केस कम्युनिस्टों के खिलाफ चलाया गया था। अब आइए दोस्तों देखते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी HRA का गठन। आप देखेंगे अक्टूबर 1924 में कानपुर में जो भारतीय क्रांतिकारी थे इनकी बैठक बुलाएगी और यहीं पर ये लोग मीटिंग करने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का गठन करते हैं और विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खोली जाती हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी शाखाएं खोली जाती हैं। आप देखेंगे इसके प्रमुख जो क्रांतिकारी थे सचिंद्र सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी थे और जो भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा क्रांतिकारी भी इसमें शामिल थे। आप देखेंगे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी है इसके आदर्श क्या थे। इसका मुख्य आदर्श था जो गांधी जी की अहिंसा वाली विचारधारा है, लोगों में इसके प्रति निरर्थकता का भाव जगाना कि मतलब ये निरर्थक है, अहिंसावादी विचारधारा, इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें आज़ादी के लिए सशस्त्र विद्रोह ही करना पड़ेगा, ये भावना लोगों के अंदर जगाना इसका आदर्श था। वहीं दूसरी ओर देखेंगे पूर्ण स्वतंत्रता के हेतु हमें प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी होगी, ये इसका दूसरा आदर्श था। और इसका तीसरा आदर्श था अंग्रेजी साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़ना और उसके स्थान पर समाजवादी विचारधारा को लागू करना और संयुक्त राज्य भारत का निर्माण करना इसका तीसरा आदर्श था। आप देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी HRA के गठन के बाद
इसी पार्टी के जो मुख्य क्रांतिकारी थे, इनके द्वारा काकोरी कांड किया जाता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये करंट अफेयर का भी मुद्दा है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ये 9 अगस्त 1925 में किया गया था। दरअसल जो सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन थी, ट्रेन का नाम महत्वपूर्ण है दोस्तों, 8 डाउन ट्रेन, ये मालगाड़ी थी। इसमें सोना कीमती चीजें जा रही थी, सोना से संबंधित कीमती चीजें जा रही थी, जिसको लूट लिया गया क्रांतिकारियों के द्वारा। इसमें दोस्तों कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 17 लोगों को लंबी सजा दी गई, लंबी सजा दी गई 17 लोगों को, और 4 लोगों को आप देखेंगे आजीवन कारावास दे दिया गया। वहीं जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, इनको गोरखपुर में फांसी की सजा दे दी गई। जो अशफाक उल्ला खां थे, इनको फैजाबाद में फांसी की सजा दी गई थी। वहीं रोशन सिंह को नैनी में फांसी की सजा दी गई, और आप देखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी पर लटकाया गया। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है, इसमें आपको सही मिलान दे दिया जाता है। ये चारों क्रांतिकारियों के नाम दूसरी तरफ जगह दे दी जाती है और बोला जाता है किसको किस स्थान पर फांसी दी गई। तो आप याद रखिए, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद, रोशन सिंह नैनी और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी की सजा दी गई थी। अब दोस्तों आइए HSRA के बारे में देखते हैं। इसी से संबंधित है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था। इसी में दोस्तों सोशलिस्ट समाजवादी एक शब्द जोड़ दिया गया, हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन पार्टी का नाम इसका कर दिया गया HSRA। इसका गठन जो हुआ, दरअसल काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद क्या होता है, बहुत सारे मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, बहुत सारे क्रांतिकारियों को लंबी सजा, किसी को उम्र कैद और किसी को फांसी दी गई। तो दोस्तों इसके बाद जो बचे हुए क्रांतिकारी थे, जिसमें भगवती चरण बोहरा बचे हुए थे और चंद्रशेखर आजाद बचे हुए थे। चंद्रशेखर आजाद ने क्रांतिकारियों की मीटिंग बुलाई दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। आप देखेंगे फिरोज शाह कोटला जो है, फिरोज शाह कोटला में मीटिंग बुलाई, और यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में इसका गठन कर दिया गया। और इसके मुख्य क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा जैसे क्रांतिकारी रहे। तो ये प्रश्न अभी सीटेट में भी पूछा गया था, HSRA से रिलेटेड प्रश्न था। इसका गठन 1928 में होता है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में गठन होता है और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण बिंदु हैं, HSRA से आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था पार्ट 3 आधुनिक भारत की श्रृंखला का। इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।